नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज चौधरी डॉक्टर ग्रीन एग्रो क्लासेज की ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा बायोटेक्नोलॉजी। जिसे हिंदी में आप कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी। देखिए, वैसे ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, तो अपन इस चैप्टर को छोटे छोटे लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे जिससे आपको इजीली ये समझ में आ जाए। तो आज का जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा अपना इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो अपन सबसे पहले ये टॉपिक पढ़ने से पहले अपन एक बार देखते हैं कि इससे कहाँ पे कौन से एग्जाम में या 12th में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं या कितने कितने मार्क्स के आते हैं। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं 12th की। 12th सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए। एग्रीकल्चर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो उनका चैप्टर नंबर 2 जो है वो बायोटेक्नोलॉजी का ही है। अपन वहां से बात करें तो वहां पे आपके हर साल 6 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अपन नंबर ऑफ मार्जिन्स की बात कर रहे हैं कि कौन से चैप्टर से कैसे बात है। तो अपन जब एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर में चैप्टर नंबर 2 है वो बायोटेक्नोलॉजी है, जहाँ पे 6 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि एक बड़ा क्वेश्चन और एक छोटा क्वेश्चंस यहाँ से पूछा जाता है। यही बात मैं अगर बायोलॉजी के स्ट्रीम की बात करूँ, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनकी बात करूँ, तो चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 यहाँ पे आपको बायोटेक्नोलॉजी मिलती है। 11th है बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल और ये है एप्लीकेशंस। तो यहाँ से भी आपके 7 से 8 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बड़ा क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछा जाता है। और अगर ये तो बात हुई अपन ने बात की 12th की, और यही मैं अगर आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करूँ, अगर मैं बात करूँ एग्रीकल्चर के स्टूडेंट की जेट के एग्ज़ाम की या ICR के एग्ज़ाम की, तो यहाँ से अगर पहले मैं जेट की बात कर रहा हूँ तो जेट में यहाँ का मार्जिन है 5 to 6 क्वेश्चंस। एक सिंगल पर्सनल यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी की जहाँ से 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 5 से कम्पिटिटिव एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चंस का मतलब बहुत बड़ा होता है। रैंक कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। तो इसलिए मैं इसको कह सकता हूँ कि ये जो टॉपिक रहेगा इसको आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट 5 स्टार टॉपिक कह सकते हैं। 5 स्टार टॉपिक है ये, 5 स्टार टॉपिक है। तो इसको अपन को बहुत अच्छे तरीके से बात करना है। अगर यही मैं अगर नीट की बात करूं, नीट में भी यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है ये जो बायोटेक्नोलॉजी वाला जो चैप्टर है ये आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स की बात करें या बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए बात करें, 12th बेसिस पे बात करें या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें, उन सब में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूँ एग्रीकल्चर का जो BHU वाला एग्ज़ाम होता है उसमें एग्रीकल्चर पोर्शन में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक बार पूछा हुआ BT कॉटन के बारे में, तो वो क्या है, बायोटेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि क्वेश्चंस के मार्जिन्स है वो इस चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा है। तो बच्चों अपन कोशिश ये करेंगे कि इसी चैप्टर को छोटे छोटे लेक्चर्स में ईजिली समझ सके और आपको अच्छी तरीके से यहाँ से आपका क्वेश्चंस गलत नहीं हो, चाहे आप 12th के स्टूडेंट हैं, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो अपन आज स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है, व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। अपना पहला जो क्वेश्चन रहेगा कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। अगर आप मैं नॉर्मल वे में बात करूं तो आप देखोगे बायोटेक्नोलॉजी 2 टर्म से मिलकर बन रहा है। देखो, बायो प्लस टेक्नोलॉजी। तो मैंने क्या कर दिया, बायोटेक्नोलॉजी को 2 टर्म में डिवाइड कर दिया। अगर देखो अब बायो तो हो गई आपकी बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का टर्म की बात करते हैं तो आप इंजीनियरिंग की याद कीजिए। तो यानी कि बायोलॉजी और इंजीनियरिंग दोनों का यूज करके अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको आप क्या कहोगे, बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी 2 टर्म से मिलकर बनी है, बायो और टेक्नोलॉजी। अब आप बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो आप इसकी जो डेफिनेशंस है अपन इंग्लिश के लैंग्वेज में और हिंदी दोनों के अंदर अच्छे तरीके से समझिएगा। देखो अगर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़ा आएगा अगर आप छोटे बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन को क्लियर करता हूँ।
देखिए बच्चों, डेफिनेशन है, इजी वे में समझिएगा। मैं इसको हिंदी में भी आपको डेफिनेशन लिखूंगा, इसका पहले समझिएगा। देखिए टेक्निक, मैंने अभी कहा था बायोटेक्नोलॉजी है, तो ये एक टेक्निक है। तो देखिए टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म। लाइव ऑर्गेनिज्म का मतलब हो गया, लाइव ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आ सकते हैं? लाइव ऑर्गेनिज्म में आपका प्लांट भी आ सकता है, लाइव ऑर्गेनिज्म में आपका एनिमल भी आ सकता है, लाइव ऑर्गेनिज्म में आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव भी आ सकते हैं। तो अपन को क्या करना है, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें किसका यूज करते हैं? लाइव ऑर्गेनिज्म यानी कि प्लांट, एनिमल या सूक्ष्म जीव का, या देयर सेलुलर कंपोनेंट, या उनके कोई भी कोशिका का छोटा सा पोर्शन या अवयव ले लिया, या उनके क्या ले लिया? एंजाइम। उनको लेके आपने क्या किया? प्रोड्यूस प्रोडक्ट, उससे बनाया उत्पाद। तो क्या हो गया? ऐसी टेक्निक जिसमें लाइव ऑर्गेनिज्म या उसके सेलुलर कंपोनेंट या उसके एंजाइम लेके आपने क्या बनाया? प्रोडक्ट बनाया। अब कहाँ बनाया? एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू अस। देखिए इंडस्ट्रीज कहाँ पे बनती है? ये इंडस्ट्रीज में। आपने इंडस्ट्रीज की बात करूँ तो आपने देखा होगा वाइन इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है, और भी अल्कोहलिक इंडस्ट्रीज होती है, और भी फूड प्रोसेसेस रहती है। जितने भी इंडस्ट्रीज है वहाँ पे अपने लिए प्रोडक्ट बनते हैं। एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा यूज है। यहाँ पे एग्रीकल्चर में बात करें, अब आए दिन सुनते हैं कि आज क्रॉप की वो वैरायटी वहाँ से रिलीज हुई है, उसके ये अच्छा रेजिस्टेंट है, पेस्ट के लिए रेजिस्टेंट है, डॉट के लिए रेजिस्टेंट है, यील्ड ज़्यादा है। तो वो जितनी भी क्रॉप इम्प्रूवमेंट की प्रोसेस है वो सभी बायोटेक्नोलॉजी है। और भी अपन बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि कहाँ कहाँ यूज़फुल है। मेडिसिन्स की बात करते हैं कि नए नए वैक्सीन्स डेवलप होते हैं, नए नए एंटीबायोटिक डेवलप होते हैं, वो कहाँ से होते हैं? वो यहीं से होते हैं। फ्रूट प्रोसेसिंग में भी बात करते हैं। जैसे आप नॉर्मल वे में बात करूँ तो आप रोज़मर्रा के में कर्ड यूज यानी दही काम में लेते हैं, घी काम में लेते हैं, पनीर काम में लेते हैं, इडली डोसा काम में लेते हैं, उन सब में कहीं ना कहीं बायोटेक्नोलॉजी का 100% रोल होता है। तो यानी कि आपकी डेफिनेशन एक बार वापस रिपीट करता हूँ, टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म यानी कि ऐसी तकनीक जिसमें आप लाइव ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवित जीव, उनके कोशिकीय अवयव या एंजाइम का उपयोग करके क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं। और कहाँ? इंडस्ट्रीज में। कहाँ कहाँ काम में आते हैं? इंडस्ट्रीज एरिया में, एग्रीकल्चर में, मेडिसिन में, फूड प्रोसेसिंग में। और ये जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं किसके लिए बनते हैं? अपने लिए ही बनते हैं। तो अगर मैं इसकी सिंपल सी डेफिनेशन अगर हिंदी में बात करूँ कि हिंदी में क्या डेफिनेशन बन रही है इसकी, तो देखिएगा मैं सिंपल वे में बात करूँ, विज्ञान की वह शाखा जिसमें सूक्ष्म जीवों, उनके कोशिकीय अवयवों, या वह एंजाइम का उपयोग कर मानव के लिए उपयोगी उत्पाद बनाए जाए, क्या कहलाएगी? बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी। तो देखिए बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी की ब्रांच है, बायोलॉजी की वह ब्रांच जिसमें सूक्ष्म जीव यानी लाइव ऑर्गेनिज्म, उनके कोशिकीय अवयव सेलुलर कंपोनेंट व एंजाइम का उपयोग करके लिए जो प्रोडक्ट बनाते हैं, किसके लिए? मानव के लिए उपयोगी उत्पाद बनाना, ये क्या कहलाता है? बायोटेक्नोलॉजी। तो मैं आशा करता हूँ आप सबको बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन बहुत ही बारीकी रूप से समझ में आ गई होगी। तो अब अपन बात करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी जब अपन पढ़ते हैं तो जब इंट्रोडक्शन की अपन बात कर रहे हैं तो इंट्रोडक्शन में 4 साइंटिस्ट हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उनके बारे में अपन करते हैं। अब वैसे साइंटिस्ट तो बहुत सारे हैं, पर जब इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो कौन कौन से साइंटिस्ट इसमें काम में आने वाले हैं? उन चार साइंटिस्ट हैं, उनके बारे में एक बार अपन देखते हैं कि कौन कौन से साइंटिस्ट हैं। पहला जो साइंटिस्ट है, बात करते हैं अपन फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की।
फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो साइंटिस्ट का नेम होगा कार्ल इरिकी। फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के रूप में जाने जो जाते हैं, जो बायो यानी जीव प्रौद्योगिकी के पिता के रूप में किसे माना जाता है, कार्ल इरिकी को माना जाता है। नंबर 2 साइंटिस्ट की बात करें वह साइंटिस्ट जिसने सबसे पहले क्या बनाया था, आरडीएनए। देखो बेटा आरडीएनए क्या होता है अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे, फिर भी यहां बता देता हूं। आर का मतलब होता है रिकॉम्बिनेंट और इसका मतलब होता है डीएनए। री का मतलब होता है रिकॉम्बिनेंट का मतलब हो गया पुनर्योगज। पुनर्योगज मतलब फिर से बनाया हुआ डीएनए। अपन क्या होता है अभी आगे लेक्चर में बिल्कुल डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल देखिए सबसे पहला आरडीएनए किसने बनाया, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका नाम है पॉल बर्ग। क्या नाम है, पॉल बर्ग। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और ईयर की बात करूं तो 1972 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, याद रखिएगा। पहला आरडीएनए किसने बनाया, तो पॉल बर्ग। अगर मैं नंबर 3 बात करूं कि सबसे पहले रेजिस्टेंट जीन किसने आइसोलेट की एंटीबायोटिक से रिलेटेड, तो उस साइंटिस्ट का नाम है, 2 साइंटिस्ट हैं, दोनों साइंटिस्टों का नाम अगर मैं बताऊं तो स्टैनले कोहेन हर्बर्ट बोयर। 1972 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। ये भी जनरली बहुत बार पूछा जाता है कि सबसे पहले जो जीन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो डेवलप की गई थी किसने आइसोलेट किया, तो साइंटिस्ट का नाम रहेगा स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर 1972। और लास्ट एंड फाइनल जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पीसीआर टेक्निक बताई थी, पीसीआर टेक्निक की खोज किसने की, तो साइंटिस्ट का नाम रहेगा कैरी मुलिस। ये भी बहुत बार जेट में भी पूछा हुआ है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर मैं इन 4 में से भी अगर बात करूं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉल बर्ग, स्टैनले कोहेन, हर्बर्ट बोयर और कैरी मुलिस, इन तीनों साइंटिस्टों का आपको नाम 100% याद होना चाहिए। तो ये 4 साइंटिस्ट हैं जो इंट्रोडक्शन की क्लास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। और भी कुछ साइंटिस्ट हैं जो अपन आगे के लेक्चर में उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये अपन ने कुछ साइंटिस्टों के बारे में देखा। तो बेटा साइंटिस्ट हो गए। अब बायोटेक्नोलॉजी का कहाँ कहाँ यूज होता है, ये अपनी इंट्रोडक्शन की क्लास में अगर मैं नॉर्मल वे में बात करूं तो देखते हैं कि कहाँ कहाँ यूज होता है। बायोटेक्नोलॉजी, ये मान लो ये आपका बायोटेक्नोलॉजी है, इसकी कहाँ कहाँ ब्रांचेज या कहाँ कहाँ यूजेज होती है अपन बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसकी एनिमल हस्बेंड्री, जिसे आप कहते हैं पशुपालन। अब बायोटेक्नोलॉजी का एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन में क्या हेल्प है, अगर मैं इसकी में बात करूं तो आपने सुना होगा डॉली सीप, डोली भेड़, या अगर मैं बात करूं आपने सुना होगा रोजी गाय। डॉली सीप की बात करें या रोजी गाय की बात करें तो ये नॉर्मल भेड़ और नॉर्मल गाय से ये क्या होती है, डिफरेंट होती है। इनमें उनके कंपेयर में बहुत अच्छे सुपीरियर करैक्टर्स होते हैं। तो वो जो डेवलप की गई है वो दोनों किससे की गई है, एनिमल हस्बेंड्री में जो यूज किया, जो बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, इसके अंदर क्या किया गया है, जो अच्छी जीन है उसके अंदर ट्रांसफ़र करके और उनको सुपीरियर बनाया गया। आपको पता है जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, तो आपको पता है दूध की, मांस की, हर प्रकार की आवश्यकता बढ़ रही है। तो उनकी आवश्यकताओं पूर्ति करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का हेल्प करके ज़्यादा से ज़्यादा नए अच्छे क्वालिटी वाले ब्रीड्स भी तैयार किए जा रहे हैं। तो वहाँ पे भी आप किसकी यूज़ करोगे, बायोटेक्नोलॉजी का ही यूज करोगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ और कहाँ यूज होता है, तो अगर मैं बात करूँ फर्मेंटेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं किण्वन।
आपको पता है किण्वन, आप इडली डोसा बनाते हैं या आप रसगुल्ला भी बनाते हैं तो दूध को फाड़ते हैं, तो वो जो प्रोसेस है वो क्या है, किण्वन, वो भी बायोटेक्नोलॉजी का। आपको पता है जो दारू बनाई जाती है पुराने ज़माने में आपने सुना हो कच्ची दारू बनाते, कच्ची दारू जो बनाई जाती है वो भी कौन से प्रोसेस से बनाई जाती है, किण्वन प्रोसेस से ही बनाई जाती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि। एग्रीकल्चर में आजकल बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा यूज हो रहा है। आप आए दिन सुनते हैं नए नए क्रॉप इम्प्रूवमेंट हो रहा है और नई नई वैरायटी डेवलप। अगर मैं सिंपल वे में बात करूं एग्रीकल्चर की तो आपने सुना होगा, बहुत ही कॉमन नाम है फ्लेवर सेवर टमेटो, या आपने सुना होगा गोल्डन राइस जिसे कहते हैं सुनहरा चावल, या आपने सुना होगा ट्रांसजेनिक मेज, या आपने सुना होगा बीटी कॉटन। ये जितनी भी वैरायटीज़ हैं और भी बहुत सारी, आप पपीता की बात करें सनफ रेनबो जो वैरायटी है वो भी इससे डेवलप की गई है। तो ये नई नई जो वैरायटी डेवलप हुई है इनमें सब में कुछ ना कुछ ऐसे करेक्टर्स हैं। जैसे इसकी बात करें तो इसके लंबे समय तक आप स्टोरेज कर सकते हैं। इसमें विटामिन सी की बहुत ज़्यादा कंटेंट होती है, विटामिन सी नहीं, ए की बहुत ज़्यादा कंटेंट होती है। अगर ट्रांसजेनिक मेज की बात करें तो इसके अंदर लाइसिन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। बीटी कॉटन है जो बॉलवर्म के लिए रेजिस्टेंट होती है। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं जो डेवलप की गई है, किससे की गई है, बायोटेक्नोलॉजी से। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मेडिसिन एंड डायग्नोस्टिक्स, डायग्नोस्टिक्स यानी कि आप कह सकते हो दवा व निदान। बहुत सारी वैक्सीन्स बनाई जाती है। आपको पता हो इंसुलिन के बारे में आपने सुना होगा, इंसुलिन जो डेवलप की गई है वो बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस से ही डेवलप की गई है। पहले इसे सुअर से निकालते थे पर वो ह्यूमन के अंदर क्या करती थी, इन्फेक्शन, तो अब उसको चेंज करके बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस से अमेरिका की कंपनी है एलन लिली, वो इसको बनाती है। डायग्नोस्टिक में बात करें तो बहुत सारे निदान, जैसे आप कभी बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल में जाते रहते हैं तो कभी ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये जनरली चलते रहते हैं, वहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का यूज करता है। आपको ये नाम सुना है PCR, जहाँ DNA का रेप्लिकेट होता है, वो भी बायोटेक्नोलॉजी, वो डायग्नोस्टिक में ही काम में आते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें फूड इनोवेशंस। फूड इनोवेशंस का मतलब है कि नई नई चीज़ें, आपके खाने पीने की चीज़ें हैं जो आप रेगुलर नई नई डेवलप करते रहते हैं। आपके लिए कर्ड बनता है, आपके लिए इडली डोसा बनता है, आपके लिए घी बनता है, तो ये जितनी पनीर बनता है, ये सब चीज़ें किस में आ जाएगी, बायोटेक्नोलॉजी में। और आपको पता है आज की जो टाइम है बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है। जैसे एक फैमिली की बात करें तो फादर हैं सर्विस में है, मदर है सर्विस है, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो कौन खाना बनाए, इतना बिजी शेड्यूल होता है। तो आजकल मार्केट में बनी बनाई सब्जी आती है, यानी कि आपको भिंडी की सब्जी खानी है, मॉल में पैकेट मिल जाएगा भिंडी की सब्जी, भिंडी मसाला, पनीर मसाला, आलू मटर, जो भी चाहिए आपको हर चीज़ प्रिपेयर्ड मिलता है। तो वो जो चीज़ें डेवलप की जाए बायोटेक्नोलॉजी केमिकल्स मिला के उनको लंबे समय तक रखा जाता है। इसको फूड प्रोसेसिंग PhD में भी पढ़ते होंगे आप ये चीज़ें, PhD आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है, तो वो जो डेवलप की जाती है वो किससे रिलेटेड है, बायोटेक्नोलॉजी से। और लास्ट एंड फाइनल अगर मैं बात करूँ तो वो है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जिसे हिंदी में कहते हैं आनुवांशिक अभियांत्रिकी। आनुवांशिक अभियांत्रिकी, इसका भी बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा उपयोग है। इसको मैं यहाँ पे नहीं बता रहा, इसको अपन अभी पढ़ेंगे ज़्यादा डिटेल में कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या होती है। तो बच्चों अपन ने पढ़ा कि बायोटेक्नोलॉजी के कहाँ कहाँ यूज आता है, इस चीज़ों को अपन पढ़ेंगे और ज़्यादा डिटेल में। अपन आज इंट्रोडक्शन की क्लास है इसीलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा ही बता रहा हूँ, बाकी ये फ्लेवर सेवर, गोल्डन राइस, मेज, ये सब चीज़ों को अपन आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो बायो जो टेक्नोलॉजी फील्ड है ये बहुत बड़ा है, तो इसको अपन ज़्यादा डिटेल में अपन 12th और कम्पिटेटिव एग्जाम की बेसिस पे बात करें, अपन को PhD या MSc तो करनी नहीं है इस टॉपिक में, हालांकि होती भी है, पर अपन इसको आपके लेवल तक ही पढ़ेंगे कि क्या होता है। अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी को
स्टडी करूं तो अपन इसको 2 फेज में ही स्टडी कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी को 2 फेज में अपन स्टडी कर सकते हैं। पहला अगर बात करूं तो मैं इसे कह सकता हूं ट्रेडिशनल या ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि पुराने ज़माने की बायोटेक्नोलॉजी कह सकते हो। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो इसे आप कह सकते हो मॉडर्न या न्यू बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि अपन एक सिंपल भाषा में बात करें तो अपन लैंग्वेज में बात करें तो ये तो है पुराने ज़माने की बायोटेक्नोलॉजी और ये है न्यू जनरेशन यानी कि नए ज़माने की बायोटेक्नोलॉजी। अब समझते हैं 2 फेज में डिवाइड किया। अब ये होती क्या, अगर मैं नॉर्मल वे में अगर इसकी बात करूं, अगर मैं बात करूं पुराने ज़माने की बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, पुराने ज़माने की बायोटेक्नोलॉजी है क्या, तो पुराने ज़माने की बायोटेक्नोलॉजी जो होती थी वो किस पे बेस्ड होती थी, वो बेस्ड होती थी सूक्ष्म जीवों की प्राकृतिक क्षमता पर, यानी कि नेचुरल कैपेसिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होती थी। उसी बेसिस पे आपने जनरली देखा होगा कि आज ये बायोटेक्नोलॉजी आज की थोड़ी ना, आप बहुत बड़े महाभारत रामायण या और भी बहुत सारे इतिहास पढ़ते हैं तो पुराने ज़माने में मदिरा पिया जाता था। वो मदिरा कैसे डेवलप होती थी, वो बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस है, उनको सड़ा के डेवलप किया जाता था। तो अपन कह सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी अभी नहीं है, बहुत पुराने ज़माने से है, पर उस समय उनके इसके बारे में पता नहीं था। या आप बायो के स्टूडेंट है तो आप पढ़ते हो कि अपने जो एंसेस्टर थे वो बंदर थे, पहले वो जनरली जंगल में रहते थे, शरीर पे बाल हुआ करते थे, तो वो क्या करते थे जंगल में कच्चे फल खाते थे, ग्रेप फ्रूट्स खाते थे। उन ग्रेप फ्रूट्स को खाने के बाद में भी उनको नशा आता था, यानी कि फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती थी। तो यानी कि अपन कह सकते हैं कि ये बायोटेक्नोलॉजी जो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी है, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी अभी का टॉपिक नहीं है, बहुत यानी हज़ारों सालों पहले के हैं, पुराने ज़माने में भी इसका उपयोग किया जाता था। तो अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं ट्रेडिशनल की, तो अगर मैं बात करता हूं कर्ड की, दही, आप सुबह देखते हैं आपकी फादर जो घर में बड़े हैं, मदर हैं, सिस्टर है, वो क्या करते हैं दूध को गर्म करते हैं, वापस ठंडा करने के बाद में उसके अंदर छाछ या दही डालते हैं, जिससे क्या होता है लैक्टोज लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है और वो आपका कर्ड बन जाता है। कर्ड की बात करूं, घी की बात करूं, वो भी इसी से डेवलप होता है। विनेगर आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, एसिटिक एसिड, वो भी इसी से डेवलप होता है। अगर मैं बात करूं इडली डोसा, तो वो भी आपके बायोटेक्नोलॉजी में आप घर पे बनाते रहते हैं, आपको पता हो उसमें खमीर डाला जाता है, वो क्या प्रोसेस है, वो इसी से बनाया जाता है। मैं इसी में बात करूं पनीर की, पनीर भी बायोटेक्नोलॉजी का फर्मेंटेशन प्रोसेस यूज करके ही बनाया जाता है। मैं बात करूं वाइन की, मैं बात करूं, इसको तो सब अच्छे तरीके से जानते हैं, बियर को, ये नॉर्मल है। तो ये जितने भी डेवलप किए जाते हैं ये ऑल ट्रेडिशनल पे ही डेवलप होते हैं और इनको डेवलप किया जाता है। तो इसको अपन अभी से ये जो चीज़ें हैं, आपने दही आजकल तो खाना स्टार्ट नहीं किया, पुराने ज़माने से स्टार्ट है। आप वाइन की बात कर लो, घी की बात करो, पुराने ज़माने से यूज कर रहे हैं। तो ये सब जितनी भी चीज़ें आ जाएगी ये किस में आ जाएगी, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। याद रखिएगा कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी है किस पे डिपेंड करती थी, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो नेचुरल कैपेबिलिटी होती थी यानी प्राकृतिक क्षमता होती थी उस पर डिपेंड करती थी। तो ये अपना हो गया ट्रेडिशनल या ओल्ड बायोटेक। अब मैं मॉडर्न की बात करूं तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी किस पे बेस्ड है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड है आरडीएनए पे। किस पे, आरडीएनए पे, जिसे पूरा नाम है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और हिंदी में बात करूं तो इसे कहते हैं पुनर्योगज डीएनए, पुनर्योगज डीएनए। ठीक है, अब ये देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझाता हूँ रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, पुनर्योगज डीएनए क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक डीएनए है, आपने डीएनए की स्ट्रक्चर देखी होगी, मान लो ये इसके अंदर ये आपके पास डीएनए है, इसके अंदर ये बॉन्ड होते हैं, आपको पता है, सिंपल वे में बता रहा हूँ, आपको पता है इसके अंदर नाइट्रोजन बेस होते हैं ATCG, CG क्या
3 बॉन्ड और AT के बीच में 2 बॉन्ड। तो आपने क्या किया, इस DNA से आपने मान लो ये वाला पोर्शन हटाया और आपने ले जाके दूसरा जो आपका ऑर्गेनिज्म का जो DNA है उसके अंदर ले जाके आपने ये वाला पोर्शन यहाँ से हटाया था, ये हटा के यहाँ पे और यहाँ पे लाके आपने इसको जोड़ दिया। तो आपके पास ये जो जीन इसमें ट्रांसफ़र की और आपके पास ये जो DNA बना है वो बन गया आपके पास रिकॉम्बिनेंट। इसके कंपेयर में यानी कि ये जो पहला था उसके क्या हो गया, कैरेक्टर्स चेंज हो गए। तो आपके पास जो नया DNA बना उसको आपने क्या नाम दिया, रिकॉम्बिनेंट DNA। ठीक है, अपन इसको और भी ज़्यादा आगे डिटेल में स्टडी करेंगे ये क्या चीज़ है नहीं है। फिलहाल मैं आपको सिंपल में बताऊँ तो पुनर्योगज यानी फिर से बना हुआ DNA वो आपने क्या नाम दे दिया, रिकॉम्बिनेंट DNA। तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी किस पे डिपेंड है, ये आप कह सकते हो बायोटेक्नोलॉजी पे ही डिपेंड है। अगर मैं इसकी बात करूँ कि क्या होता है कि आप जितने भी अभी मैंने बताया था फ्लेवर सेवर टमेटो है या रोजी काऊ थी या गोल्डन राइस है, ये जितने भी वेराइटीज़ या ब्रीड डेवलपमेंट होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं, जिसमें किसका यूज किया जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज किया जाता है, जिसे आप आनुवंशिक अभियांत्रिकी कहते हैं। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो बहुत ही कॉमन है इंसुलिन। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का सबसे फेमस एग्जाम्पल कौन सा है, इंसुलिन। इसके अलावा आपने सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी, आपने सुना होगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, पात्र निषेचन के अंदर बेबी को डेवलप किया जाता है, भ्रूण को डेवलप किया जाता है, वो भी कौन सी प्रोसेस है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही आती है। तो अपन ने इसको 2 फेज में स्टडी की है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल इंपॉर्टेंट क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्राकृतिक क्षमता पे डिपेंड है, और जबकि ये किस पे डिपेंड है, RDNA पे। और इसका एग्जाम्पल जो पूछा हुआ है, जेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है लास्ट ईयर भी, कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो इंसुलिन। नेक्स्ट अपन सिंपल से इसके अगर इंट्रोडक्शन की क्लास की बात करें तो एक टॉपिक और ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग बार बार टर्म आ रही है, इसको समझ लेते हैं कि ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है क्या चीज़, फिर अपना इंट्रोडक्शन की क्लास खत्म हो जाएगी। अपन एक बार बात करते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन कौन से टूल्स चाहिए होते हैं। तो देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग हिंदी में कहते हैं आनुवांशिक अभियांत्रिकी। अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग से रिलेटेड टर्म है, तो अपन इसको देखते हैं कि ये चीज़ होती क्या है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो पहले इसकी डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। टेक्निक ऑफ अल्ट्रेशन ऑफ केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। आपको पता है जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, या तो होता है DNA या होता है RNA। केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, टेक्निक ऑफ अल्ट्रेशन ऑफ केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड इंट्रोड्यूस इन host organism to change in its phenotype is called जेनेटिक इंजीनियरिंग। देखिए क्या डेफिनेशन है, टेक्निक ऑफ अल्ट्रेशन, अल्ट्रेशन मतलब काट छाट करना, टेक्निक ऑफ अल्ट्रेशन ऑफ केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि आपने क्या किया, आपका जो जेनेटिक मटेरियल है चाहे DNA है या RNA है,
उसकी केमिस्ट्री में आपने क्या कर दिया, थोड़ा सा काट छाट किया और उसको किस में डाल दिया, होस्ट ऑर्गेनिज्म में। किसके अंदर, होस्ट ऑर्गेनिज्म में आपने डाल दिया। क्यों डाला, उसकी फिनोटाइप में चेंज के लिए। फिनोटाइप आपको पता है जेनेटिक्स में आप पढ़ते हैं, जीनोटाइप, फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होती है यहाँ पे बता देता हूँ। किसी भी प्लांट या एनिमल का एक्सटर्नल अपीयरेंस, यानी बाहर से देखने पे आप देखते हैं प्लांट लंबा है, बौना है, झुर्रीदार है, गोल है, उसमें चेंज करने के लिए आप क्या करते हैं, उसमें कोई दूसरा जीन डाल देते हैं। उसे आपने क्या कहा, जेनेटिक इंजीनियरिंग। देखिए मैं एक बार वापस बताता हूँ कि आपने क्या किया, आपके पास जो डीएनए है, सपोज मैं एक एग्जांपल, एक डायग्राम से भी समझाऊंगा। आपके पास एक डीएनए है, आपने क्या किया, उस डीएनए से थोड़ा सा जीन निकाला, उसको दूसरे डीएनए में डाला और उसको ले जाके आपने क्या कर दिया, दूसरे जिस होस्ट सेल में डालना था, ऑर्गेनिज्म में डालना था, उसमें डाल दिया। उसे आपने क्या नाम दे दिया, उस प्रोसेस को, जेनेटिक इंजीनियरिंग। अगर आपको समझाऊं सिंपल वे में तो देखिएगा, जैसे देखिए ये एक प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को क्या कहते हो, प्लाज्मिड। ये आपका प्लाज्मिड है, मान लो ये प्लाज्मिड है, और ये आपका एक डीएनए है, डीएनए, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसका कुछ पोर्शन कट कर दिया आपने, मान लो ये आपने क्या कर दिया, इसका इस तरीके से आपने इस डीएनए को मान लो ये कट कर लिया। तो इधर से कट किया तो इसको भी कट करना पड़ेगा। आपने क्या किया, इसको भी यहाँ से कट कर लिया। आपने क्या किया, यहाँ वाले पोर्शन से कट कर दिया। अब देखिए हर जगह से कट नहीं कर सकते अपन, इस चीज़ को आगे समझेंगे कि कौन सी एरिया से कट किया जाता है। इसको भी हर एरिया से नहीं कट कर सकते, पर ये चीज़ें आगे की बातें, फिलहाल अपन सिंपल वे में समझ रहे हैं। अब आपने क्या कर दिया, इसको ले जाके इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। ये देखिए मान लीजिए ये आपका प्लाज्मिड था और आपने क्या किया, एक एंजाइम होता है डीएनए लाइगेज, उस एंजाइम से आपने इसको यहाँ पे लाके जोड़ दिया। अब आपके पास ये क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। क्या कर दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब आपने क्या किया, इसको मान लो ये एक बैक्टीरिया की सेल है, इसके अंदर ले जाके आपने क्या कर दिया, इसको ट्रांसफ़र कर दिया। तो उसके फिनोटाइप में चेंजेस आ जाता है, तो इसे कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो और ये आपके पास जो बना, इसको आप क्या कहोगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसे आप क्या कह सकते हो, आर डीएनए। क्या कहोगे, आर डीएनए। तो इस प्रोसेस को कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो अगर मैं इसकी सिंपल वे में अगर डेफिनेशन की बात करूं, तो क्या अगर हिंदी में भी बात करूं तो देखिए हिंदी में डेफिनेशन क्या होगी, बिना लैंगिक जनन के एक जीन को दूसरे जीव में स्थानांतरित करना क्या कहलाता है, आनुवंशिक अभियांत्रिकी। आपको पता है बिना जनन के अपन ने कोई प्रोसेस नहीं किया, कोई रिप्रोडक्शन के प्रोसेस नहीं हो रही है, जीन कैसे हो गई, ट्रांसफ़र हो गई। तो वापस हिंदी में डेफिनेशन बता रहा हूँ कि बिना लैंगिक जनन के, यानी बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एक जीन को दूसरे जीव के, यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करना क्या कहलाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवंशिक अभियांत्रिकी। अब आपने देखा होगा इसके अंदर जो प्रोसेस काम में आ रही है वो आपने क्या ली, आरडीएनए टेक्नोलॉजी काम में ली है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है। जेनेटिक इंजीनियरिंग से बहुत सारी आपकी एंटीबायोटिक वैक्सीन्स डेवलप किए जा रहे हैं। और एक मैं यहाँ से बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद हो तो मैंने बताया था 1972 में स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन आइसोलेट की थी। तो एक बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो जो जीन डेवलप की थी या आइसोलेट की थी वो कौन से बैक्टीरिया से ली गई थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है साल्मोनेला टाइफ्यूरियम। इस बैक्टीरिया से उसको आइसोलेट किया गया था। नीट में 50 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सबसे पहले पुनर्योगज डीएनए बनाने के लिए जो जीन
आइसोलेट की गई थी या निकाली गई थी, किसका उपयोग किया गया था, साल्मोनेला टाइपूरियम। आजकल जो सबसे ज़्यादा यूज में आता है वो क्या है, ई कोलाई। तो ये हो गई जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो आपने क्या किया, एक डीएनए का कुछ पोर्शन लिया, उसके दूसरे के अंदर ले जाके जोड़ दिया, आपके पास ये जो नया बना उसको आपने कह दिया पुनर्योगज या आरडीएनए, फिर इसको ले जाके आपने ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये थी आज की अपनी क्लास, जिसमें अपने बायोटेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन में देखा कि सिंपल चीज़ें क्या होती हैं। तो याद रखिएगा, मैं एक बार ये जितने भी पढ़ा इसको अपन 5 मिनट में रिवाइज करेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट है आपको याद होने ही चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, आपको पॉल बर्ग साइंटिस्ट का नाम ये होना चाहिए जिसने आरडीएनए डेवलप किया था, स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर जिसने आइसोलेट किया था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, कैरी मोलिस की बात करें जिसने पीसीआर टेक्निक दी थी। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करें साल्मोनेला टाइप्यूरियम, ये भी बहुत है, यानी कि वो प्लाज्मिड किससे डेवलप की गई थी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आरडीएनए या जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बायोटेक्नोलॉजी से कहाँ डेवलप की थी। तो ये मैं आशा करता हूँ कि आज का जो लेक्चर है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो पहला लेक्चर है, आप सब बच्चों को समझ में आया होगा, बहुत अच्छी तरीके से आपने नोट भी किया होगा। तो आगे अगर इस प्रकार के लेक्चर आपको अच्छे लग रहे हैं तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में अपन इनके टूल्स के, जेनेटिक इंजीनियरिंग के टूल्स के बारे में मिलेंगे कि कैसे कैसे ये जो काट छाट की गई थी, जोड़ा गया था, ये कैसे करते हैं। ओके, थैंक यू बॉयज़।